नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस अवसर पर देश के सामने एक ऐसा विजन रखा गया है जो भारत का भविष्य बदल सकता है। आखिर क्या है वो 5 संकल्प जो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह दिखाएंगे? झारखंड के लोहरदगा में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य प्रमुख नागरिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रबुद्ध नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला संघ चालक श्याम सुंदर उरांव ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानिटकर ने राष्ट्र निर्माण का व्यापक खाका प्रस्तुत किया। मुकुल कानिटकर जी ने जोर देकर कहा कि ये शताब्दी वर्ष केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि 5 महत्वपूर्ण संकल्पों को जमीन पर उतारने का समय है। पहला संकल्प है स्वदेशी अपनाना, ताकि स्थानीय उत्पादों के जरिए देश आत्मनिर्भर बने। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन, यानी परिवार को संस्कारों का केंद्र बनाना। तीसरा, सामाजिक समरसता, जहां हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। चौथा, राष्ट्रीय कर्तव्य और संयम। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, पर्यावरण संरक्षण, जिसमें पेड़ लगाना और पॉलीथीन मुक्त भारत का लक्ष्य शामिल है। कार्यक्रम का समापन एक बेहद भावुक और गौरवपूर्ण पल के साथ हुआ, जब सभी उपस्थित लोग खड़े होकर एक स्वर में वंदे मातरम गाने लगे। इस गूंज ने पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये 5 संकल्प वाकई देश की दिशा और दशा बदल पाएंगे? आगे देखिए लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार इंद्रगुरु के साथ हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। जुड़े रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। न्यूज स्केल लाइव और मैं हूं लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार। और इस समय जो है सो नागरिक गोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में रखा गया। और हमारे साथ इस समय जो है सो पूर्व सांसद सुदर्शन भगत जी उपस्थित हैं। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आज इस कार्यक्रम के निमित्त मेरा यहाँ पर आना हुआ जी। और अखिल भारतीय अधिकारी माननीय मुकुल जी का आज इसी संघ के शताब्दी वर्ष पर आज उनका एक विशेष बौद्धिकी आज इस विद्यालय प्रांगण में आज हुआ है। और मैं समझता हूँ कि संघ के 100 साल पूरे होने पर आज संघ का और विशेष रूप से इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए पंच जो संकल्पना है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी विश्व के लिए आज जो पंच परिवर्तन की बात इस शताब्दी वर्ष में जो संघ की तरफ से हो रही है, मैं समझता हूँ इसी पंच परिवर्तन के माध्यम से ही इस देश के साथ साथ इस दुनिया का भी कल्याण होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शताब्दी का वर्ष चल रहा है, उसमें स्वयंसेवकों को करने के लिए 5 परिवर्तन के कार्य दिए गए हैं जी। पहला है व्यक्ति को अपने परिवार के स्तर पर करने का काम है, उसे परिवार प्रबोधन कहते हैं। कुटुंब प्रबोधन या परिवार प्रबोधन के अंदर कुटुंब में संवाद हो, आपस में बातचीत हो, यह महत्वपूर्ण है। उसके लिए कुछ परंपराओं का निर्माण करना, प्रतिदिन साथ में बैठना, मोबाइल पार्किंग रख करके सब साथ में बैठ करके एक दूसरे से शेयरिंग करना, सुनना माता पिता ने बच्चों की, ये परिवार प्रबोधन का कार्य है। अगला स्तर है सामाजिक समरसता। हमारे समाज में जो सभी लोग हैं उन सभी के प्रति सम्मान का भाव। सब समान ही नहीं, सब उच्च है, सब उसी एक ईश्वर के अंश है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जाति पाति वर्ग का कोई भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हुए उनमें से मित्रता करना, ये दूसरा सामाजिक समरसता का स्तर है। तीसरा स्तर है राष्ट्रीय कर्तव्य का। हम राष्ट्र के अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग शरीर की सेवा करते हैं, वैसे ही राष्ट्रांग होने के नाते हमको राष्ट्र के अनुशासन का पालन करना है। सामान्य ट्रैफिक के नियमों का पालन करने का से प्रारंभ करके स्वच्छता है, ये सारी बातें जिसे नागरिक कर्तव्य कहते हैं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करने के लिए मंत्र है संयम का। उस संयम से ही ये हो सकता है। अपने व्यक्तित्व के विस्तार का चौथा स्तर है पर्यावरण।
सारी सृष्टि जो आज इतनी प्रदूषित हो रही है क्योंकि मनुष्य के मन में से संवेदना समाप्त हो गई। अपनी वेदना तो जानता है लेकिन दूसरे की वेदना से पीड़ित नहीं होता। दूसरे की वेदना से पीड़ित होने का नाम संवेदना है। जब संवेदना होती है तब पर्यावरण की रक्षा होती है। 3 बातें हमने स्वयंसेवकों को कही है, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन को पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर करो। ये 3 प करने से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। और इन चारों बातों को करने के लिए स्व का बोध जीवन में आना, स्वदेशी का भाव आना। स्वदेशी केवल आर्थिक विषय नहीं है। अपने भारत की वस्तु खरीदने से केवल भारत की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। हम यदि विदेशी वस्तु खरीदते तो हम देश की सुरक्षा को खतरा बनते हैं। इसलिए स्वदेशी का मंत्र सुरक्षा का मंत्र है। स्व की भाषा अपनी भाषा, स्व की भूषा अपनी वेशभूषा, स्व का भजन, स्व का भोजन, स्व का भवन और स्व का भ्रमण, ये 6 बातों में स्व लाना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये 5 परिवर्तन, संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता, संयम से राष्ट्रीय कर्तव्य, संवेदना से पर्यावरण रक्षा और सुरक्षा के हेतु स्वदेशी, ये 5 परिवर्तन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक को करने का आह्वान किया जाता है ताकि पूरे समाज में भी ये हो और भारत फिर एक बार विश्व में अपने स्थान को प्राप्त कर सके। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता सुन रहे हैं उनको इस राष्ट्र प्रेम के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। अपना समाज जगेगा तभी राष्ट्र उन्नति करेगी। राष्ट्र के उन्नति में ही देश का सर्वांगीण विकास है। हमारे जो भी प्रमुख वक्ता आए उन्होंने पहले ही बता दिया कि अपना यह देश विश्व गुरु बन चुका और वह विश्व गुरु को लोग पूरे विश्व में अपने कर कमलों से स्वीकारा। पूरे देश में जो योग दिवस के रूप में लोग जिस दिन मनाए उस दिन से अपना यह देश विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व संभाले। पूरा विश्व इसको सम्मान दिया और आने वाले समय में जब हम अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से यह देश जो पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो सोने की चिड़िया सिर्फ सोने से नहीं, यहाँ के नागरिक कर्तव्य और लोगों का जो व्यवहार है उससे ही यह संपन्न होगा। हम सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, राष्ट्र उन्नति करेगी। धन्यवाद। तो मैं भी यही बोलूंगा कि पूरे देश को 5 परिवर्तन में काम करना चाहिए, जिसमें संयम, संवेदना, कुटुंब प्रबोधन, ये सब चीजें हैं, जिससे परिवार अपना एक संयुक्त परिवार का निर्माण हो। सब मिल करके रहे, समाज के लिए समर्पित होकर काम करे, शिक्षा को एक वरदान माने और शिक्षा को कभी भी उससे दूर नहीं हो, उनसे वंचित नहीं हो। प्रत्येक बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको एक शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के राष्ट्र हित में कैसे काम करें। सर, आप प्रमुख नागरिक गोष्ठी के आयोजन में उपस्थित थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? प्रमुख नागरिक गोष्ठी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि 5 परिवर्तन का जो मूल मंत्र दिए हैं हमारे मुकुल जी, उस पर हम सभी को खरा उतरने का जरूरत है और इससे हम लोग को अपने परिवार से लेके हमारे गांव समाज में विस्तार रूप से हम लोग को इसको जानकारी देने की जरूरत है और 5 परिवर्तन के माध्यम से हमारा समाज का जो प्रबोधन होगा उससे हमारा राज्य से लेके देश तक कल्याण होगा। उनका व्यक्तिगत संपर्क था और ऐसे एक महान विभूति ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक तीसरा महत्वपूर्ण स्वरूप हम सबके सामने रखा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या सहभाग रहा।
जो प्रचलित रूप से जिसे इतिहास की पुस्तकों में स्वतंत्रता का आंदोलन बताया जाता है, उसके विभिन्न सत्याग्रहों में स्वयंसेवकों ने कहां कहां पर भाग लिया, उसका उत्तर भी हमारे तरफ से हम देते हैं। कि आष्टी का सत्याग्रह हुआ था, किसानों के सत्याग्रह में वो गए थे, ऐसे अलग अलग उदाहरण डॉक्टर साहब की जीवनी से और संघ के इतिहास में से हम देते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में इतिहास का यदि सही आकलन किया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना यही अपने आप में स्वतंत्रता आंदोलन है। सामान्य रूप से स्वतंत्रता के आंदोलन के जो दो प्रकार बताए जाते हैं कि एक सशस्त्र आंदोलन था, क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जिसमें बाघा जतीन, सचिंद्रनाथ सान्याल, वासुदेव बळवंत फड़के, अनंत कानेरे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने क्रांति के पथ पर काम किया। दूसरी ओर राजनीतिक सत्याग्रह के माध्यम से स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज्य, इस स्व की त्रयी के आधार पर अहिंसक मार्गों से किया जाने वाले आंदोलन के रूप में कांग्रेस और उसके अन्य संस्थाओं के द्वारा किए गए काम को बताया जाता है। डॉक्टर केशव राम पंत हेडगेवार ने इन दोनों का बड़ा करीब से अनुभव लिया था। प्रथम महायुद्ध के बाद 1918-19 में ब्रिटिश सत्ता अत्यंत कमजोर स्थिति में थी। पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1919 में और 1920 में की। भारत में पूर्ण स्वराज की मांग होने के बाद अंग्रेजों का जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, जिस प्रकार का रिस्पांस था, उससे लग रहा था कि बहुत जल्दी ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। यह इतिहास के छात्रों और अध्येताओं के और प्राध्यापकों के अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है कि स्वातंत्र्य हमको 15-20 वर्ष लेट क्यों मिला। क्योंकि वास्तविकता तो ऐसी है कि 1930 के आसपास स्वतंत्र हो जाना चाहिए था भारत। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसकी जगह इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ही आना चाहिए था। उसके स्थान पर 1947 तक राह क्यों देखनी पड़ी, वो एक अलग विषय है, आज का विषय नहीं। लेकिन ये दो प्रमुख धाराएं हमको बताई जाती है स्वतंत्रता आंदोलन की। इन दोनों प्रमुख धाराओं में रहने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा, वो डॉक्टर थे, रोग का निदान करना उनका वैशिष्ट्य था। डॉक्टर का काम होता है रोग का उपचार करने से पहले रोग को पहचानना, उसका निदान करना। डायग्नोसिस किए बिना उपचार नहीं हो सकता, निदान किए बिना उपचार नहीं हो सकता। आजकल तो डायग्नोसिस करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो तुरंत ब्लड टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिकाना टेस्ट लिख करके दे देता है और पैथोलॉजी लैब के पास जाकर के निदान होता है। लेकिन आप में से अनेक जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने ऐसे पुराने डॉक्टर निश्चित रूप से देखे होंगे कि जिनके पास जाने के बाद वो कान में थेटोस्कोप लगा करके 10 मिनट तक आपके छाती को, पीठ को जरा जोर से श्वास लो, फिर नाड़ी परीक्षा करके, फिर जीभ बाहर निकालो, फिर आंखें नीचे करके, ऊपर करके और पूरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपके सारे लक्षणों को अंदर तक जांच करके और अंदर जाकर के रोग के कारण को पहचानने का प्रयत्न करना। अभी भी ऐसे कुछ डॉक्टर है जिसको क्लिनिकल प्रैक्टिस कहते हैं। केवल लक्षणों का उपचार करने से स्वस्थ नहीं हो सकता व्यक्ति। वो मेडिकल वाले ही सिखाते हैं कि सिर दर्द के 50 कारण है। सिर दर्द केवल लक्षण है, तो सिर दर्द हो गया। आजकल ऐसे भी डॉक्टर मिलते हैं जिनके पास चले जाओ और उनको आप अपने लक्षण बताते जाओ, वो एक एक गोली जोड़ते जाते हैं। आप कहोगे सिर में दर्द होता है, वो एक गोली दे देंगे। फिर आप कहोगे नहीं नहीं पेट में भी कुछ होता है, दूसरी गोली लगा देंगे। फिर आप कहोगे कभी कभी चक्कर भी आता है, तीसरी गोली लगा देंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ऐसे डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने भारत माता की सही नाड़ी परीक्षा की और सही नाड़ी परीक्षा करके निदान किया कि स्वतंत्रता का आंदोलन करने के लिए, स्वतंत्रता का प्रयत्न करने के लिए पहले यह जानना होगा कि देश परतंत्र क्यों हुआ, पराधीन क्यों हुआ। इतना समृद्ध, शक्तिशाली, महान राष्ट्र, यह कोई कमजोर, गरीब, पिछड़ा हुआ ऐसा राष्ट्र नहीं था। आक्रमण करने वालों से अधिक उन्नत संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और संपदा, समृद्धि सब रखने वाला भारत अपने से कमजोर
पाशविक बार बार तार तार इस प्रकार के पाशविक लोगों से कैसे, राक्षसी लोगों से कैसे हार गया? यह प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार के मन में था। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भी संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को सबने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अंतिम जो भाषण हुआ है, तो उन अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भी इस प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने उस भाषण में बताया कि भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए पहले यह सोचना पड़ेगा कि यह देश दास क्यों हुआ, गुलाम क्यों हुआ, वाई डिड वी लूज अवर इंडिपेंडेंस, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने दो बातें बताई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने। इन बातों का और 25 वर्ष पूर्व डॉक्टर हेडगेवार जी ने इन बातों को समझा था। बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं, एक तो बहुत बड़ी गद्दारी और दगाबाजी द्रोही लोग थे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय दाहिर पराजित नहीं होता, ये बाबा साहेब आंबेडकर के शब्द बता रहा हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण में आप में से जो स्वयंसेवक है उनको लगेगा कि सी हमारे बौद्धिक का ही अंग है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कह रहे, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम 8वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करता है, सिंध का राजा दाहिर सेन उसका प्रतिकार करता है। दाहिर सेन की सेना अधिक प्रगत है, अधिक सशक्त है, अधिक शक्तिशाली है। दाहिर सेन को मोहम्मद बिन कासिम पराजित नहीं कर सकता था, किंतु द्रोह हुआ, गद्दारी हुई, दगाबाजी हुई। दाहिर सेन की सेना में से ही 2 लोग स्वार्थ के वश पर जाकर के मोहम्मद बिन कासिम को मिले, इसलिए दाहिर सेन पराजित। ये बाबा साहेब आंबेडकर बता रहे। इसलिए स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत हित के लिए राष्ट्र हित की बलि देना, यह एक कारण। और दूसरा कारण समाज का संगठित न होना। बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं, वो भारत की सीमा की रक्षा कर रहा था, सिंध की सीमा की नहीं दाहिर सेन, किंतु भारत के अन्य राजा ये भूल गए कि वो हमारे राष्ट्र की सीमा की रक्षा कर रहा है। वो सोच रहे कि सिंध पर आक्रमण है, हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए संगठन की कमी और स्वार्थ, ये 2 भारत के पराधीन होने के मूल कारण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो 1949 में वंदे मातरम सुजलां